नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुंडली में वो कौन से कॉम्बिनेशन होते हैं जिस कारण से व्यक्ति को एंजाइटी ज़्यादा आ जाता है, रिपीटिव थॉट बार बार आते रहते हैं, एक काम को व्यक्ति कई बार ऐसा करता है, फिर भूल जाएगा, फिर करेगा। तो क्या ऐसे कॉम्बिनेशन है जो हम चार्ट में देख सकते हैं? तो देखिए, जब भी हम कभी अंतर्मुखी होने की बात करते हैं, अंदर जाने की बात करते हैं, तो देखिए वो वैसे अच्छा माना जाता है। हम शास्त्रों की दृष्टि से उसको ध्यान के लिए, जागरण के लिए बहुत बढ़िया बताते हैं। लेकिन यदि उसमें कभी भी कुछ ऐसा माने कमजोरी लेकर राशि स्वामी और हमारा आरूढ़ लग्न भी, हमारा लग्न लग्नेश भी सभी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो सांसारिक दृष्टि से कुछ विषयों में हमें वो कमजोरी खड़ी कर सकता है, कुछ कमी खड़ी कर सकता है। और क्योंकि देखिए कई बार सामने वाले व्यक्ति को संसार में वो कह सकता है कि ये बड़ा ज़्यादा अंतर्मुखी रहता है, क्या इसको कुछ कमजोरी है क्या? लेकिन बाद में पता लगता है कि वो अपने आध्यात्मिक चिंतन में इन्वॉल्व है। तो ये अब बहुत करीब का अंतर है, इसको बहुत बारीकी से देखना होगा, तभी आप किसी बड़े निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ठीक हो गया? मैंने चार्ट का ओवरऑल बल यदि अच्छा है तो बहुत नजदीक माने बहुत एंजाइटी लेकर भी व्यक्ति बच जाता है और वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं जाता है कुछ समय ऐसा प्रतीत होने पर भी। लेकिन यदि लग्न लग्नेश, चंद्रमा, चंद्रेश यानी राशि स्वामी, आरूढ़ लग्न, सभी कुछ ऐसा कमजोर स्थिति में आए हुए हैं, तो व्यक्ति उसको एक प्रकार से बहुत लंबे समय तक ये रिपीटिव थॉट झेलना पड़ता है। लगातार एक काम को जस्ट अभी कंप्लीट किया है, उसको लगेगा नहीं किया है, फिर बार बार करेगा, बार बार करेगा। तो आप इसको ओसीडी के नाम से जानते हैं। तो हमने एक उदाहरण के लिए एक चार्ट लिया है। तो देखिए, धनु लग्न और सिंह राशि का चार्ट है। वैसे सांसारिक दृष्टि से, प्राप्तियों की दृष्टि से अच्छा खासा बल इनके पास है। इनको माने इनके नाम से भी कोई कार्य करेगा तो उसको रूटीन इनकम बहुत बढ़िया मिलेगा, और ऐसा अभी तक हुआ भी है। माने इनके हस्बैंड ने इनके नाम से कुछ ऐसे कार्य किए हैं, उनमें शुरुआती कमी के बाद इनको अच्छा मुनाफा होगा और अच्छी दिशा में वो अग्रसित होगा, अच्छा इनको लाभ मिलता रहेगा। तो अपने को ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि हमारा लग्न भी, हमारा चंद्रमा भी, हमारा चंद्रेश भी केतु के प्रभाव में है, आरूढ़ लग्न भी केतु के प्रभाव में है, नर्व सेल, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजी के लिए जिम्मेदार ग्रह भी राहु केतु एक्सिस में है, माने मरकरी बुध। तो देखिए, लग्न धनु मिला है और धनु लग्न का स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठा है। वैसे इनको एक मेंटर की भी भूमिका मिली है, आगे और बढ़िया ढंग से वो प्राप्त होगी। माने इनको समाज में एक प्रकार से पांचवा भाव विवेक का होता है, वो तो जाना जाता है। ओसीडी को हम ऐसा नहीं कहते हैं कि भाई उनको समाज से कुछ ऐसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है कि वो चैलेंजेस वो माने कोई प्रोफेशनल जो उनकी लाइफ है वो बाधित हो जाएगी, ऐसा हम नहीं है। वो हमारा माने व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति वो एंजाइटी का शिकार, ऐसी चीजें बीच में आती है, लेकिन उसकी प्रोफेशनल लाइफ में वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देगा, ऐसा नहीं है। तो ये जो जातक है, महिला जातक, इनको भी एक गुरु की संज्ञा सिखाने वाला, बिकॉज पांचवें भाव में चंद्रमा बैठता है, लग्नेश बैठता है, तो व्यक्ति का जजमेंट समाज में उसको विवेकवान, विवेकशील ऐसा माना जाता है। और इनका कई अलग अलग प्रकार इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी में भी है, अकल्ट साइंस में अच्छा इंटरेस्ट है, आधुनिक समय की बहुत अच्छी समझ है। ठीक हो गया? तो वैसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जो समझना चाह रहे हैं कि देखिए,
चंद्रमा जो है वो बैठा है केतु के साथ और दोनों फाल्गुनी नक्षत्र में है, माने एक उत्तरा फाल्गुनी एक पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। और यही भाव माने चंद्रमा जहां बैठा है यही भाव इनका आरूढ़ लग्न भी बन जाता है। आप जानते हैं आरूढ़ लग्न कैसे निकालते हैं, लग्न से देखते हैं लग्नेश कहां बैठा है, 1 2 3 4 5, तो लग्न से लग्नेश जो है पंचम भाव में बैठा है। अभी पंचम भाव से आगे 5 गिनना है, तो 1 2 3 4 5, तो ये इनका आरूढ़ लग्न बन गया। इनका जो उत्तरा फाल्गुनी पूर्वा फाल्गुनी माने नक्षत्र फाल्गुनी के ही 2 प्रकार हैं, उसमें चंद्रमा केतु कंज्वाइन कर रहा है। और इसका जो डिपॉजिटर है सूर्य वो षडबल में काफी ज्यादा कमजोर हो गया है। सूर्य एक प्रकार से कहें तो ये जो दूसरा भाव है, दूसरा भाव हम जब भी कुछ हेल्थ से संबंधित चीजों को देखते हैं तो वो आप समझते हैं मारक माना जाता है। दूसरा भाव, दूसरे भाव का स्वामी, उसको हम मारक की भूमिका, तो दूसरे भाव का स्वामी भी आप देख रहे हैं लग्न में आ गया, प्रबल मारक माना जाएगा। और इसी प्रकार से जो द्विस्वभाव लग्न है, द्विस्वभाव लग्नों में माने 3 6 9 12 में 7वें भाव को उसके स्वामी को बाधक की संज्ञा देते हैं। तो आप देख रहे हैं बुध बाधक होकर चंद्रमा के ठीक सामने बैठा हुआ है और बुध को हम नर्व सेल्स के साथ भी जोड़ते हैं, हमारी तंतु कोशिकाओं के साथ भी जोड़ते हैं, जो वक्री होकर राहु के साथ है तो कुछ स्किन डिजीज भी होने का डर रहता है, खासकर के गले के निचले हिस्से में इनको स्किन डिजीज होने का डर रहता है। तो यदि हम छठे भाव की वैसे बात करें, रोग भाव है, रोग भाव का सर्वष्टक वर्ग बल बहुत अधिक नहीं है। रोग भाव का स्वामी है तो उच्च का, मैंने वाहन सुख है, भवन सुख है, वो ठीक है, लेकिन हम सामान्यतः छठे भाव का स्वामी सुख भाव में जाना थोड़ा कम अच्छा बताते हैं। और एक चीज और भी इनको माने एडवाइस किया जाता है कि बहुत ज्यादा दिन यदि मामा मौसी के घर रहते हैं तो उनको उस प्रकार की हेल्थ संबंधी समस्याएं ज्यादा प्रखर होकर दिखाई दे सकती हैं। तो अब देख रहे हैं गुरु जो है वो लग्नेश है, केतु की दृष्टि लग्न पर तो पड़ी रही है। अब यहां से गिने 1 2 3 4 5, लग्नेश पर भी पड़ रही है, ठीक हो गया। 5 के बाद फिर 6 7 8 9, केतु को हम जो ऐसा मानते हैं कि दृष्टिहीन है वो केवल राहु केतु के लिए दृष्टिहीन मानते हैं, माने 7वीं दृष्टि राहु केतु दोनों की नहीं हम मानते हैं, या ये कह सकते हैं दृष्टि होकर भी दृष्टि का महत्व नहीं है 7वीं दृष्टि का, क्योंकि राहु का स्वभाव अलग है, केतु का स्वभाव अलग है। अगर केतु राहु को प्रभावित कर दे और राहु केतु को प्रभाव कर तो एक प्रकार से वो कैंसल आउट जैसा हो जाता है, ठीक हो गया। क्योंकि एक एक्सट्रोवर्ट एक बहिर्मुखी है और एक अंतर्मुखी है, अगर अंतर्मुखी इस पर दृष्टि जमाएगा तो फिर वो अंतर्मुखी बना देगा राहु को, तो एक प्रकार माने इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है, अर्थहीन हो जाता है। इसलिए राहु केतु की अपने लिए जो दृष्टि है वो हम कंसिडर नहीं करते, लेकिन 5वीं और 9वीं दृष्टि तो आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, ठीक हो गया। तो आप देख रहे हैं लग्न पर भी केतु की दृष्टि है और लग्नेश पर भी केतु का प्रभाव है, चंद्रमा पर भी केतु का प्रभाव है, और चंद्रमा केतु जहां बैठे हैं वो आरूढ़ लग्न बन जाता है, ठीक हो गया। और साथ साथ फिर जो नक्षत्र का देवता है, ठीक हो गया, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जो देवता है वो आदित्य, भाग आदित्य, तो आदित्य यानी सूर्य, तो सूर्य भी एक प्रकार दूसरे भाव में जाके दूसरा भाव जैसे मैंने बोला मारक माना जाता है, और 7वें भाव का स्वामी इस लग्न के लिए बाधक माना जाता है। तो वो जब भी हम हेल्थ के लिए कुछ ऐसा देख रहे हैं तो फिर अगर उसकी कुछ ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है चंद्रमा के साथ, लग्नेश के साथ, तो थोड़ा कम अच्छा माना जाता है। और फिर मारक होकर शनि लग्न में आ गए हैं, ठीक हो रहा है। तो आप समझ रहे हैं मुख्य रूप से चंद्रमा, बुध और चंद्रमा का डिपॉजिटर सूर्य का कमजोर होना
इनको इस प्रकार प्रभावित कर रहा है कि जो एक कार्य करने के बाद भूल जाते हैं कि वो कार्य मैंने किया नहीं किया, वो कार्य को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक हो गया। तो इस प्रकार आप भी कोई चार्ट यदि देखें तो चंद्रमा पर प्रभाव, चंद्रमा यानी भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा प्रभावित है, लग्न प्रभावित है, लग्नेश प्रभावित है, नर्व सेल न्यूरोलॉजी के साथ रिलेट करते हैं मरकरी बुध को। बुध भी कुछ ऐसा राहु केतु एक्सिस में आ रहा है, काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में है, राशि स्वामी कमजोर स्थिति में आ रहा है, मारक बाधक के साथ इन ग्रहों का संबंध बन रहा है। ठीक हो गया। तो जैसे मैंने बोला सूर्य राशि स्वामी है, वो फिर मारक भाव दूसरे भाव में जाके बैठ गया। और इसी प्रकार से 7वें भाव का स्वामी जो बाधक भी है मारक भी है। हेल्थ के लिए जब हम देखते हैं तो ये सामने रखते हैं, तो बुध जो है वो चंद्रमा को देख रहा है और राहु केतु एक्सिस में है, तो इस प्रकार से वो संबंध समझा जा सकता है। अभी क्या चीज है जो इनको करने से इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है? सबसे बड़ी चीज तो अगर केतु की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है तो केतु, आप एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष में केतु को मत्स्य अवतार के साथ रिलेट करते हैं। तो मत्स्य अवतार की कथा पढ़ें कि आप जानते हैं मत्स्य पुराण आप पढ़ सकते हैं कि जब प्रलय आता है किस प्रकार से भगवान विष्णु रक्षा करते हैं। तो वो कथा जो राजा मनु की कथा है, हाथ में उनके कैसे मछली के रूप में भगवान विष्णु आए, फिर वो बहुत उन्होंने विशाल रूप बना लिया। तो वो कथा पढ़ें, याद कर लें। घर में यदि संभव है तो एक्वेरियम भी रख सकते हैं, नहीं तो मछलियों को दाना, माने हम केतु को रिलेट करते हैं मछली, फिश फॉर्म ऑफ विष्णु के साथ, वो कर सकते हैं आप। और केतु एक प्रकार से हम संकरण, हाइब्रिडाइजेशन को भी रिलेट करता है। तो मन में कोई ऐसा द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए हाइब्रिड चीज को लेकर, क्योंकि देखिए देश काल पात्र अनुसार आज हम जो क्रॉप्स खा रहे हैं, जो हम फसलें खा रहे हैं, हमारी इच्छा हो या ना हो, मजबूरी आप कह सकते हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए हाइब्रिड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया गया है। इतने अधिक लोगों का पेट भरना है तो शायद सारे नेचुरल क्रॉप्स यदि लगाए जाए तो इतने लोगों का पेट नहीं भर सकते। तो अपने मन में यदि कोई ऐसा हाइब्रिडाइजेशन के लिए, संकरण के लिए कुछ द्वेष है, उसको कम करना चाहिए या नहीं, द्वेष नहीं होना चाहिए। और मिश्र धातुओं का प्रयोग यदि आप नहीं कर रहे हैं तो आप प्रोपेगेट, जैसे कांसा है, कांसा एक, हम उसको कांसे को धातु नहीं मानते, उसको एलॉय मानते हैं। कांसे में आप जानते हैं तांबा होता है और उसमें टिन मिलाया होता है, तो उसके बाद कांसा बनता है। तो इस प्रकार की मिश्र धातुएं प्रोपेगेट करना, डोनेट करना, मिश्र धातुओं से किसी की सहायता करना अच्छा माना जाता है। पीतल भी आप जानते हैं, पीतल कोई हम धातु नहीं है, वो एलॉय मिश्र धातु में गिना जाता है। और कांसे में, खासकर केतु के लिए, कांसे में शनिवार के दिन अलग अलग प्रकार के अनाज मिक्स करके सतनाजा यदि 7 अनाज मिलाकर दिया जाता है तो अच्छा बताया जाता है। तो मन में केतु के बारे एस्ट्रोलॉजी में जो जो आपने पढ़ा है उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट को, पॉजिटिव धनात्मक प्रभाव को बढ़ाना चाहिए। हम अपनी तरफ से तो कोई ऐसा तामसिक प्रयोग, किसी को कमजोर करने, किसी को, माने हम तो अपनी तरफ से कभी ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे जिससे कोई माने दूसरे को नुकसान, माने मैं अच्छा हो जाऊं दूसरे को नुकसान हो जाए, ऐसा भी कई लोग बताते हैं। लेकिन हम कभी भी ऐसी कोई बात नहीं करेंगे जिससे दूसरे को नुकसान हो। और आप ये भी ध्यान रखिएगा, संसार मिला है हमें सबका सम्मान करने के लिए, प्रेम करने के लिए। तो अगर कोई प्रयोग आपको कोई ऐसा बताता है, यहां तक कि मैंने भी अगर कभी आपको कुछ ऐसी बात की है कि वहां नहीं जाना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये बात सरासर गलत है। भगवान, प्रकृति, संसार से हम प्रेम करने आए हैं, ना कि द्वेष करने या डरने आए हैं। तो इसलिए इस प्रकार का कोई भी रेमेडी चलेगा ही नहीं। अपने को परमात्मा को बिल्कुल बराबर प्रेम करना है। परमात्मा ने ही
अलग अलग रूपों में संसार में अपने आप को अभिव्यक्त किया हुआ है। तो ऐसा कोई भी रेमेडी जहां पर ऐसा माने मंदिर ना जाइए, उन लोगों को आप दान ना करिए, डोनेशंस ना करिए, किसी की सहायता ना करिए, ऐसा कोई भी रेमेडी माने तथाकथित जो ऐसे व्यक्ति जो इनको रेमेडी के रूप में कहते हैं वो गलत है। समाज में पूरी तरह से जब भी मेरे पड़ोसी को, मेरे परिवार के व्यक्तियों को जरूरत होती है, मैं बिल्कुल उनकी सहायता भी करता हूं, और जिसको दान की परिभाषा दी गई है मैं दान भी देता हूं, जैसी परिभाषा बताई गई है दान की। और मैं अपने केवल मेरे निजी स्वार्थ के मारे मुझे लाभ हो जाए इसलिए मैं दान ना करूं, ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो अपने को यह भावना ध्यान रखनी चाहिए। तो केतु के लिए भी जो जो प्रयोग हैं, धनात्मक प्रयोग हैं, सात्विक प्रयोग है, राजसिक प्रयोग है, वो आप करें, उससे आपको काफी ज्यादा बल मिलेगा। बाकी स्पेशली इस चार्ट की यदि बात करें तो राशि स्वामी सूर्य है इनका, भाग्येश सूर्य इनका है, और जैसे मैंने बताया कि पूर्वा फाल्गुनी का जो वैदिक देवता है वो भी भग आदित्य है। तो सूर्य को सम्मान ऐसे जातकों के लिए, वैसे सभी जो भी जिनका चाहे नक्षत्र का देवता आदित्य है, राशि स्वामी सूर्य, ऐसे लोगों को तो विशेष रूप से ये ध्यान देना चाहिए कि भाई सूर्य माने क्या, राजा हमारे भवन में आ रहा है, और हम कैसे माने हम इसको क्या बोल सकते हैं, बैड लक, हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, राजा आ रहा है और हम सो रहे हैं। तो शयन अवॉइड करना चाहिए। जब सूर्य का कोई बल चाहता है तो वो ठीक है, बाद में आपको अगर ऐसा लगता है थोड़ा दिक्कत है तो आप एक पावर नैप दोपहर के समय थोड़ा सोना चाहे सो सकते हैं, लेकिन प्रातः काल जब सूर्य उदित हो रहा है, आपको कोई ऐसा माने हेल्थ इश्यू नहीं है यदि, और कोई ऐसा जॉब में कोई ऐसा वर्किंग आवर अगर फिक्स ऐसा नहीं है, तो आप बिल्कुल यदि संभव है तो सूर्य उदय के समय आप बिस्तर पर नहीं होने चाहिए। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रेमेडी है। आप उसके वेलकम, उसके स्वागत के लिए खड़े हैं, ये बहुत बड़ा प्रयोग होगा। ठीक हो गया। तो इनके लिए, क्योंकि उनका राशि स्वामी भी है और जैसे मैंने बताया नक्षत्र का देवता भी भग आदित्य है, आदित्य है ना, सूर्य का ये रूप है एक प्रकार, तो उनको उनकी वंदना करना और बढ़िया हो सकता है यदि, हालांकि ये तो सबसे ये भी काम करेगा कि आप अपना शयन छोड़ दें। जब सूर्य यदि उदय होने वाला है तो लेटे ना बिस्तर पर, सुबह आप प्रातःकाल उठ जाए, और एक कदम और आगे जा सकते हैं आप उनको नहा धोकर, सूर्य उदित हो रहा है तो अर्घ देने के लिए तैयार हो गए हैं, तो ये और भी ज्यादा बढ़िया। माने जीवन में रेमेडी माने क्या, अनुशासन, एक अच्छा अनुशासन, और जो जितना ज्यादा अनुशासित है वो उतना ही ज्यादा मुक्ति के, शांति के, परमात्मा के नजदीक है। मतलब आप स्वयं सोचिए, मैंने जीवन में एक भी नियम धारण नहीं किया हुआ है, तो क्या मैंने किस प्रकार के जीवन की कल्पना कर रहा हूं मैं? अगर मेरे जीवन में कोई अनुशासन नहीं है, नियम नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो जीते जी मुर्दे के समान है। क्या वो मुक्ति तो बहुत दूर की बात है, वो तो सामान्य लोक व्यवहार में भी लोग उसको बुरा मानेंगे। इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब उठता है, कब सोता है, कब खाता है, शरीर तो खराब होगा ही होगा। माने लौकिक दृष्टि से भी वो गया, पारलौकिक तो आप भूल ही जाइए। तो जो व्यक्ति लोक और परलोक में विजय प्राप्त करना चाहता है, उसको जीवन में अनुशासन को धारण करना ही होगा। मेरे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? कहता जी मैं नहीं मानता, मत मानिए आप। आपने जो व्यक्तियों को समाज में सम्मानित पाया है, जो ये लोग परलोक दोनों को जीतना चाहते हैं, उन्होंने समय को देवता मान लिया है। ठीक हो गया। माने समय है, काल है, महाकाल है। अगर आप इसके जैसे उज्जैन के साथ हम कभी काल या समय का संबंध जोड़ा करते थे, जैसे अभी फिलहाल में जीएमटी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, इसी प्रकार से उज्जैन से कभी भारत का समय लिया जाता था। तो इसको बिल्कुल आप अपने मन में अच्छे से बिठा लीजिए कि यहां काल का एक बड़ा पर्यायवाची समय, तो जिसने समय को व्यवस्थित कर लिया जीवन में, भारतीय दर्शन में हर चीज को समय से करने
मुहूर्त की बात माने समय की बात, बोलते हैं मुहूर्त बीता जा रहा है माने समय बीता जा रहा है। तो किसको सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दी जा रही है? समय को। वही हमारे लिए परमात्मा है। इसलिए समय का सम्मान करना जिसको आ गया है वो यही लोक और परलोक दोनों को जीत लेगा। ठीक हो गया। तो इन चार्ट के लिए स्पेशली सूर्य उदित होते समय वो शयन ना करें या शयन त्याग दें, बहुत बढ़िया रहेगा। बाकी जीवन में इनको धन की दृष्टि से अब महादशा बदलने वाली और बढ़िया चीजें प्राप्त हो जाएंगी। तो ऐसा कोई वैसी कमी नहीं है। ये एस्ट्रोलॉजी अकल्ट भी बहुत बढ़िया, आध्यात्मिक चिंतन इनका बहुत बढ़िया होगा। जैसे मैंने बताया गुरु और केतु की दृष्टि संबंध बन रहा है, और गुरु केतु का दृष्टि संबंध हम आध्यात्मिक चिंतन के लिए, मोक्ष स्टडी के लिए बहुत बढ़िया बताते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी टीच भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इस चीज को हम जो मैंने बोला ये रिपीटिव थॉट जो है, इसको हम ज्यादा ऐसा माने बहुत बड़ा ऐसी समस्या फिलहाल नहीं मान रहे हैं। गुरु जो है वो हर प्रकार के दोषों को नियंत्रित करने की ताकत रखता है, और यदि गुरु हमारा लग्नेश होकर चंद्रमा केतु को देख रहा है तो जीवन के कुछ हिस्से में होने के बाद भी ओसीडी जैसा प्रभाव वो प्रसुप्त हो जाएगा, और जहां वाकई जरूरत पड़ेगी अपने को वहां पर इनके पर्सनालिटी, इनके व्यवहार में इसका कोई बड़ा नेगेटिव प्रभाव बृहस्पति नहीं आने देगा। क्या करें जिससे और बल बढ़ जाए, इनको ओसीडी का प्रभाव कभी परेशान ना करे? तो नवमेश और राशि स्वामी सूर्य की आराधना करें, हर चीज से ये पार निकल जाएंगे, इनको बल प्राप्त हो जाएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। क्या क्या चीजें ओसीडी के लिए मुख्य रूप से देखी जा सकती हैं, आप लोग भी कोई चार्ट लगाकर देख सकते हैं। केतु का प्रभाव सबसे ज्यादा है, तो केतु चंद्रमा, लग्न, लग्नेश, राशि स्वामी, मारक, बाधक, क्योंकि वो एक प्रकार हेल्थ अगर आता है तो हम मारक और बाधक को भी गिनते हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई संयोजन बन रहा है वो प्रभाव आएगा, और उस प्रभाव को कम करने के लिए चंद्रमा की जहां प्लेसमेंट है, चंद्रमा जहां बैठा है, उस नक्षत्र को, उस राशि स्वामी को बल प्रदान करने से हमारा जो इस प्रकार मन विचलित रहता है उस विचलन से हम निकल जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।